गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है पीयूष प्रवाह है, और पीयूष प्रवाह में भी हम पढ़ रहे हैं आपका जो पाठ संख्या 2 है, जिसका जीवन परिचय मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसके लेखक कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी है, और इनके चैप्टर का नाम है सत्य के प्रयोग। अब सत्य के प्रयोग जो है इसमें अलग अलग भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला जो भाग है उसका नाम है सभ्य पोशाक में। तो इसमें देखेंगे अपन, अनाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। अनाहार यानी भोजन, ये मांसाहारी नहीं होना। साल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को और अधिक तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली, पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक। अब आपकी जो आहार नीति विषयक पुस्तक है उसमें कौन है, हार्वर्ड विलियम्स, और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, आहार नीति। अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। तो आहार नीति पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार विषयक उनके विचारों के बारे में बताया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अनाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति। अब देखो आपके डॉक्टर मिसेज किंग्सफर्ड है, उनकी पुस्तक का नाम क्या दिया है, उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिनसन के आरोग्य विषयक लेखों में भी इसमें अच्छी मदद की है। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की यानी ठीक करने की बातें अपनी पुस्तक में बताते हैं, जिसमें कि रोगी अगर भोजन का, आहार का फेर बदल करेगा तब भी वो क्या हो सकता है, ठीक हो जाएगा। पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिनसन स्वयं अनाहारी थे और बीमारों को केवल अनाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी। आरोग्य किसको कहोगे, आरोग्य जो ठीक हो, कि किस तरीके से रोगी को ठीक किया जाए। बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। इस बीच मेरे उन मित्रों को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूंगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही न सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा। पोथी पंडित यानी सिर्फ किताबी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे एक नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया यानी बुलाया। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हार्बन भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता, मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुला लिया। मित्र चिढ़ गए, मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्या है। मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे ग्रह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो यानी मेरा इंतजार करो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अनाहार वाला भोजन गृह था, यानी जहाँ मांस नहीं था, मांसाहारी नहीं था, शाकाहारी था। अनाहार का मतलब क्या है, शाकाहारी। पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए।
मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या, लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों को मैं मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार के समाज में समरस होने योग्य बनकर अनाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। अनाहार की अपनी विचित्रता यानी कि मैं मांस नहीं खाता हूँ, इस बात को मैं छिपा लूँगा अन्य गुण ग्रहण करके। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ लिया। विलायती होने पर भी बंबई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे, इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग की उस जमाने के लिहाज से तो यह कीमत बहुत ही कही जाएगी। चिमनी टोपी सिर पर पहनी, इतने में से संतोष न हुआ तो ब्रांड स्ट्रीट में, जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पाउंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। यानी 10 पाउंड लगा करके उन्होंने दूसरी ड्रेस जो है अपनी सिलवाई। भोले और बादशाही दिलवाने वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई। अब साथ में क्या बनवाई है उन्होंने, एक सोने की चेन बनवाई है और वह भी मिल भी गई। बंदी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार नहीं थी। यानी गांधी जी जो है वो कैसी टाई पहनते थे, बंदी बंधाई। तो ये बात भी उन्हें अच्छी नहीं लगी वहाँ के समाज के हिसाब से, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की यानी हाथ से टाई बनाने की जो कला है उसे उन्होंने सीखा। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, यानी जिस दिन सेविंग करते थे उसी दिन। पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश यानी एक झाड़ू ही समझिए जिसे के साथ रोज लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था। यानी जैसे वो टोपी उतारते थे हाथों से अपने बालों को ठीक करते थे। और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। पर इतनी टिमटाम ही काफ़ी न थी। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता है। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी। यानी गांधी जी जो है वो इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए और इंग्लैंड का जो पड़ोसी देश है वो कौन है, फ्रांस है। और फ्रांस की भाषा कैसी है, फ्रेंच। तो वो फ्रेंच भी सीखने के उत्सुक हुए। और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे, यानी 6 चीज़ें सीखी होंगी। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे। पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। 1 2 3 चलता पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। तो अब क्या किया जाए। अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, और यूँ बाबा जी का परिवार बढ़ता ही चला गया। यानी एक चीज़ को सीखने के लिए दूसरी, दूसरी को सीखने के लिए तीसरी, इस तरीके से एक के बाद एक इच्छाएं जो हैं, काम जो है वो बढ़ते ही चले गए। उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ता चला गया। वायलिन बजाना सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल आ जाएगा। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में गवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की स्टैंडर्ड एल्क्यूनिस्ट पुस्तक खरीदी।
अब ये बेल जो है उनकी पुस्तक का नाम दिया हुआ है यहाँ। पीट का एक भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई और मैं जागा। तो इस तरीके से गांधी जी ने जब बेल साहब की पुस्तक पढ़ी तो उससे उन्हें ज्ञान हुआ, उनके कान में घंटी बजी, अर्थात उन्हें ज्ञान हुआ कि वो इंग्लैंड किस कार्य के लिए आए हैं। उनका जो जीवन है वो विद्यार्थी जीवन है और विद्यार्थी जीवन के लिए किन चीज़ों का होना आवश्यक है। अब वो विशेष तौर से इंग्लैंड गए हैं तो वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, एक विद्यार्थी बनने के लिए गए हैं, ना कि इन फालतू की चीज़ों में पढ़ने के लिए। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, मैं जागा। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लक्ष्यदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा, नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए, यानी ज्ञान बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पैसे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। पैसे यानी वो जो सीखने के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊंगा, सदाचार यानी अपने व्यवहार से सभ्य समझा जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लोभ छोड़ना ही चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपर्युक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्हें पसंद की। सभ्य बनने की मेरी ये सनक लगभग 3 महीने चली होगी। पोशाक की टिमटोम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। तो इस प्रकार से हमें इस अंश से, इस भाग से शिक्षा मिलती है कि हम अगर जिस कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं तो पहले उस कार्य की तरफ ध्यान दें, ना कि वहाँ रहने के लिए या वहाँ के जो आचार विचार हैं उन्हें ग्रहण करने का सोचें। तो जिस प्रकार से गांधी जी की जो बात है वो 3 महीने बाद समझ में आई कि मैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूँ विलायत इंग्लैंड, और वहाँ उन्होंने अपनी जो शिक्षा है उसे पूरा किया और एक विद्यार्थी की तरह उन्होंने अपना जीवन जीना शुरू किया। अब अगला जो पद इसमें दिया है, अगला जो भाग आपको दिया है, बलवान से भिड़ंत। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटे। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहान्सबर्ग में था। तो एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता है। तो एशियाई जो थाना था उसमें हिंदुस्तानी और चीनियों के साथ क्या नहीं होता था, अच्छा व्यवहार नहीं होता था, बल्कि उनका भक्षण होता था। मेरे पास रोज शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पाउंड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मेरी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ांग दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। मैं प्रमाण जुटाने लगा। अब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले में उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। प्रमाण यानी सबूत। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करेंगे। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं रखूंगा। यानी अफ्रीका जो है वहाँ पर गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव होता था और उसी भेदभाव को दूर करने के लिए वो वहाँ जाकर के एक अंग्रेज कर्मचारी से मिलते हैं। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण था।
2 के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव 2 के नाम वारंट निकले। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन 2 अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते थे। यहाँ मुझे ये कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। इन 2 में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकाल उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला। प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, फिर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी थी। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई। मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में, कंगाल यानी गरीबी की हालत में, मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्यूनिसपालिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। यह तो मैं बाद में समझने लगा था कि ऐसा बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह है अहिंसा। यानी यहाँ से सत्याग्रह की जो जड़ है वो शुरू हुई गांधी जी के व्यवहार में। अहिंसा का एक विशेष अंग है। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी क्या थे, अहिंसावादी थे। अहिंसा का संदेश ही उन्होंने दिया है, अहिंसा को ही अपने जीवन में उतारा है। मनुष्य और उसका काम ये 2 भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। यह चीज समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण संसार में विष फैलता रहता है। सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण ये अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कुंची, एक ही चाबी से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है। व्यवस्थापक में अंततः शक्तियाँ निहित है। व्यवस्था का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। तो व्यवस्थापक जो होता है उसमें अनंत शक्तियां होती हैं और व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर और तिरस्कार होता है और व्यवस्थापक को और संसार को इससे हानि पहुंचती है। तो ये है आपके गांधी जी का दूसरा भाग, जिसमें बलवान से भिड़ंत बताया गया है कि गांधी जी तो पराये देश में थे और वहाँ भी उन्होंने क्या किया, वहाँ के ही उच्च अधिकारियों से मिलकर के और वहीं के लोगों को गोरे और काले में जो भेदभाव किया जाता था उसके लिए उन्होंने उन्हें सजा दिलवाई और उनके साथ मिलकर के कार्य किया। और किस सिद्धांत पर किया? अहिंसा के सिद्धांत पर किया और सत्य का साथ देकर के किया।
तो इस प्रकार से दोनों जो हैं ये हमें शिक्षा देते हैं कि एक तो हमें अपनी जिस कार्य के लिए हम जाते हैं, विद्यार्थी जीवन के लिए जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो हमें उसी की ओर ध्यान देना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए। और दूसरा जो है, किसी भी बलशाली या उच्च अधिकारी से भिड़ने से पहले उसके लिए हमें अहिंसा के सिद्धांत पर चलना चाहिए और बात को जान के समझ के उसके बाद ही उस पर अमल करके ही कार्य करना चाहिए। आगे के जो इसके जो 2 और पद हैं, 2 और भाग दिए हुए हैं, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।